नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। पर्चे 19 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इंडोनेशिया के बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के विमान इंजन निर्माता सैफरन को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भारत में विकास और निर्माण की संयुक्त परियोजनाओं के लिए आमंत्रित किया। कर्नाटक के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने कहा, पुलिस उप निरीक्षक भर्ती घोटाले में सीआईडी ने निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से जांच की है। कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने श्री अमरनाथ तीर्थयात्रियों और सुरक्षा बलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रामबन जिले के लंबर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। नीदरलैंड में महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का दूसरे लीग मैच में चीन से मुकाबला जारी। बर्मिंघम में 5वीं क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जॉनी बेयरस्टो और जो रूट की शतकीय पारी की बदौलत भारत को 60 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-2 से बराबर की। और विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच और जेनिक सिनर के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अधिसूचना जारी कर दी है। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मतदान 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या 788 है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आगामी चुनाव में देश भर के सांसदों और विधायकों से अपने समर्थन में मतदान की अपील की है। आज पटना में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं को श्रीमती मुर्मू ने आश्वासन दिया कि वो संविधान के दायरे में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी। मैं भारत की बेटी हूँ, इसीलिए भारत के सभी सांसद, सभी विधायक को मैं आग्रह करना चाहूंगी, इस बेटी को एक बार भारत माँ की सेवा करने के लिए मुझे मौका देंगे। मैं आप लोगों के सहयोग से संविधान के दायरे में रह करके भारत माँ की सेवा करने के लिए मैं प्रयास करूंगी। मैं अपने आप में मुझे तो विश्वास है, आपको मैं निराश नहीं करूंगी। इससे पहले उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ बैठक की। श्रीमती मुर्मू ने एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। शाम को श्रीमती मुर्मू इम्फाल पहुंची। हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों, राज्य के पार्टी पदाधिकारियों और सांसदों ने भी इम्फाल में श्रीमती मुर्मू के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। मणिपुर में 60 सदस्यों की विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक हैं, जबकि राज्य से पार्टी के 2 सांसद भी हैं। श्रीमती मुर्मू रविवार को विधायकों से समर्थन लेने के लिए कर्नाटक का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है और विपक्षी दलों ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इंडोनेशिया के बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। डॉक्टर जयशंकर के G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के विदेश मंत्रियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने की संभावना है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में बहुपक्षीयता को सुदृढ़ बनाने जैसे समसामयिक महत्व के मुद्दों और खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में भारत की हिस्सेदारी से G20 देशों के साथ उसके संबंध और मजबूत होंगे।
श्री जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्षों के अपने शासन के दौरान हमेशा पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति पर चले हैं। आज नई दिल्ली में एक चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति सभी पड़ोसी देशों के विकास और समृद्धि की रही है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की मदद की है। In the last 8 years, for example, we are both power exporter and importer from Nepal. The same thing with Bangladesh. We are supplying fuel to a lot of our neighbors. You saw Sri Lanka is in difficulties right now. We have stepped forward to assist them. So this whole idea of India actually as a lifting tide, which is able to lift the entire neighborhood, and a lot of it is human. विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने आज ईरान के विदेश उप मंत्री डॉक्टर अली बाघेरी कानी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों प्रतिनिधियों ने चाहबार बंदरगाह के बारे में प्रगति सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। श्री विनय क्वात्रा ने ईरान के साथ अपनी सहयोग मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता रेखांकित की। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझा अवसरों का लाभ उठाएंगे और चुनौतियों का मिलकर समाधान करेंगे। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। फ्रांस के विमान इंजन निर्माता सैफरन समूह के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सैफरन समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवर एंड्रीज ने किया। सैफरन सामान्य और लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत इंजनों के उपकरणों की निर्माता अग्रणी कंपनियों में शामिल है। श्री एंड्रीज ने रक्षा मंत्री को भारत में अनुरक्षण और रखरखाव की सुविधाओं की स्थापना की कंपनी की योजना की जानकारी दी। उन्होंने हैदराबाद में सैफरन एयरक्राफ्ट इंजिन्स एंड सैफरन इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा बेंगलुरु में संयुक्त उपक्रम के रूप में सैफरन HAL एयरक्राफ्ट इंजिन्स इकाई की शुरुआत की योजना की भी जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि फ्रांस के साथ भारत की कार्यनीतिक साझेदारी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने हैदराबाद और बेंगलुरु में नई इकाइयों की शुरुआत का स्वागत किया। उन्होंने सैफरन को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप भारत में विकास और निर्माण की और अधिक संयुक्त परियोजना के लिए आमंत्रित किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक देश एक राशन कार्ड नीति के अंतर्गत देश में अब तक 45 करोड़ लेन-देन हुए हैं। वे आज नई दिल्ली में खाद्य पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। We now have the entire country on one nation, one ration card. The thumb is the ration card now. And using the thumb throughout the country, a person can get any amount of his entitlement. Beneficiaries can divide the entitlement in more than 2 places. श्री गोयल ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड नीति से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के स्थायी समाधान पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ राज्यों द्वारा अपनाई जा रही अच्छी नीतियों को दूसरे राज्यों के साथ साझा किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों के जो अच्छे काम है, the best practices that are being shared today, it is good to learn from them. It is good to take them seriously. It is good to see if you can implement these in your own state. And if we work in that spirit, then learning from each other, we can all upgrade the public distribution or the procurement processes in all our states. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्रदूत प्रकाशन समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। वो अग्रदूत समूह की स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य संरक्षक भी हैं। अग्रदूत की शुरुआत असमिया भाषा में साप्ताहिक के तौर पर की गई थी। इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनकसेन डेका ने की थी। 1995 में अग्रदूत के दैनिक संस्करण की शुरुआत हुई और आज ये अखबार असम की विश्वसनीय और प्रभावशाली आवाज बन चुका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है कार्यक्रम अभ्यास।
एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछते हैं सवाल 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 6 जुलाई। आपके सवालों का हम कर रहे इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया हुई शुरू। पर्चे 19 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इंडोनेशिया के बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के विमान इंजन निर्माता सैफरन को मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भारत में विकास और निर्माण की संयुक्त परियोजनाओं के लिए आमंत्रित किया है। कर्नाटक के गृहमंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती घोटाले में सीआईडी ने निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से जांच की। कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने श्री अमरनाथ तीर्थयात्रियों और सुरक्षा बलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रामबन जिले के लंबर में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है। नीदरलैंड्स में महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का दूसरे लीग मैच में चीन से मुकाबला है जारी। बर्मिंघम में 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जॉनी बेयरस्टो और जो रूट की शतकीय पारी की बदौलत भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-2 से बराबर कर दी है और विंबलडन टेनिस के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच और जैनिक सिनर के बीच मुकाबला जारी है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कर्नाटक के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती घोटाले के दोषियों को पकड़ने के लिए सीआईडी ने निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से जांच की है। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कर्नाटक सरकार के विरुद्ध झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस द्वारा इस्तीफे की मांग को ठुकराते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही शासनकाल में घोटाले हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भर्ती प्रभाग में अतिरिक्त पुलिस उप महानिदेशक स्तर के अधिकारी अमृत पॉल को कल निलंबित कर उनके विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया। सीआईडी ने इस सिलसिले में अभी तक 60 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें परीक्षा का टॉपर भी शामिल है। सरकार द्वारा परीक्षा में घोटाले के सबूत मिलने की बात स्वीकार किए जाने के बाद इस वर्ष अप्रैल में परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए गए थे। इस बीच राज्य के भ्रष्टाचार रोधी कार्यालय एसीबी ने आज बेंगलुरु में चामराजनगर के विधायक बीजेड जमीर अहमद खान के 5 स्थानों पर छापेमारी की। एसीबी अधिकारियों के 5 दलों ने जमीर अहमद खान के घर, सिल्वर ऑक अपार्टमेंट में उनके फ्लैट, उनके कार्यालय और उनकी कंपनी नेशनल ट्रेवल्स के कार्यालय में छानबीन की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ये छापेमारी की गई है। उच्च न्यायालय ने पुलिस को बेंगलुरु में चामराजनगर से कांग्रेस विधायक पर लंबित मुकदमों की जांच का निर्देश दिया था। झारखंड में 2018 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और खुंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद को आज न्यायालय में पेश किया गया। रियाज अहमद पर दुष्कर्म के आरोप हैं। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आईआईटी की एक छात्रा ने खुंटी महिला पुलिस थाने में रियाज अहमद के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर फौरन कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने पूछताछ के लिए एसडीएम को हिरासत में लिया था। इससे पहले सदर अस्पताल में रियाज अहमद का चिकित्सा परीक्षण भी किया गया।
श्री अमरनाथ तीर्थयात्रियों और वहां तैनात सुरक्षा बलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 166वीं बटालियन ने एक निःशुल्क मेडिकल शिविर लगाया है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल के लंबर क्षेत्र में भोजन व्यवस्था के निकट सीआरपीएफ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप वर्मा अपने दल के साथ शिविर का संचालन कर रहे थे। प्रतिदिन करीब 300 तीर्थयात्री इस शिविर से निःशुल्क परामर्श और दवाएं ले रहे हैं। उधर ऊधमपुर जिला प्रशासन ने अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ऊधमपुर रेलवे स्टेशन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करने के लिए एक डेस्क की स्थापना की है। अब किसी भी श्रद्धालु को बिना इस कार्ड के ऊधमपुर रेलवे स्टेशन से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तीर्थयात्रियों ने प्रशासन की इस नई व्यवस्था का स्वागत किया है। इस बीच 6000 से अधिक तीर्थयात्रियों का 7वां जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। कल 18000 से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में पूजा अर्चना की। अब तक 70000 से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री अमरनाथ के दर्शन कर लिए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आज इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के साथ महिला विक्रेताओं के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर राज्य महिला आयोग के सहयोग से किया था। श्रीमती रेखा शर्मा ने मणिपुर की महिलाओं की उद्यमशीलता की सराहना की है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की। आज हम बुधू खान को याद कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र में नासिक के निवासी थे। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और अंग्रेजों पर आक्रमण करने तथा विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नासिक के निकट हमले के दौरान कंपनी की सेना ने खान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह और अंग्रेजी शासन से बगावत करने के आरोप लगाए गए। खान को आजीवन कैद की सजा के साथ अंडमान द्वीप निर्वासित कर दिया गया। 5 जुलाई 1859 को जेल में ही बुधू खान की मृत्यु हो गई। वीर बलिदानी बुधू खान को हमारा शत शत नमन। आज हम तारादास मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे बंगाल में नादिया के निवासी थे। तारादास नादिया के क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। उन्हें कृष्णानगर में जुलूस के संबंध में दोषी ठहराया गया और 24 मई 1930 को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई। जेल में तारादास को कठोर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। इससे तंग होकर तारादास ने 5 जुलाई 1933 को आत्महत्या कर ली। धरती माँ के इस महान सपूत तारादास मुखर्जी को हमारा शत शत नमन। दुर्गा मल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निवासी थे। पहले दुर्गामल ब्रिटिश भारत सेना की गोरखा राइफल्स में हवलदार थे। बाद में वे 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्हें गोरखा विशेष टुकड़ी का कैप्टन बनाया गया।
गोपनीय मिशन के दौरान दुर्गामल ने भारत बर्मा सीमा से असम में प्रवेश किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में 5 जुलाई 1944 को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 25 अगस्त 1944 को दिल्ली के जिला कारागार में उन्हें फांसी दे दी गई। अमर बलिदानी दुर्गामल को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वाराणसी जाएंगे। वो वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इन विकास परियोजनाओं से वाराणसी के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष भी जाएंगे, जहां वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वाराणसी के एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र दोपहर भोजन रसोई घर का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 1 लाख विद्यार्थियों के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने की क्षमता है। पिछले 8 साल में श्री मोदी ने वाराणसी के बुनियादी ढांचा विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे शहर का परिदृश्य बदला है और लोगों का जीवन आसान हो गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स कुल 100 अंकों की गिरावट से 53,134 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24 अंक कम होकर 15,811 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ 79.37 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार वाला सोना 20 रुपए की मामूली गिरावट से 52,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 200 रुपए की गिरावट से 58,300 रुपए प्रति किलो पर थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का वायदा मूल्य 1.5% से अधिक की गिरावट से $111.70 प्रति बैरल के करीब था। FIH महिला हॉकी विश्व कप के पूल बी में इस समय भारतीय टीम का मुकाबला चीन से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ही टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। इससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा था। बर्मिंघम में 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-2 से बराबर कर ली है। इंग्लैंड ने 378 रन का लक्ष्य जो रूट और जॉनी बेयरस्टो की शतकीय पारी की बदौलत हासिल कर लिया। जॉनी बेयरस्टो को दोनों पारियों में उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जसप्रीत बुमराह और जो रूट को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है।
ये श्रृंखला 2021 में शुरू हुई थी और शुरुआती 4 मैच में भारत 2-1 से आगे था, लेकिन कोरोना की वजह से 5वां मैच हो नहीं पाया था। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के जैनिक सिनर से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक नोवाक जोकोविच पहले 2 सेट्स में 5-7, 2-6 से पीछे चल रहे हैं। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के डेविड गोफिन का मुकाबला ब्रिटेन के कैमरून नोरी से हो रहा है। जर्मनी की टटजाना मारिया महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जर्मनी की ही जूल निमियर को 4-6, 6-2, 7-5 से हराया। आज ही चेकोस्लोवाकिया की मैरी बुजकोवा का मुकाबला ट्यूनीशिया की ऑन्स जब्योर से होगा। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने आज कोच्चि के एडापल्ली में मिल्मा डेयरी इकाई में 2 मेगावाट सौर संयंत्र का शिलान्यास किया। ये संयंत्र 11.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि इस सौर बिजली परियोजना से एडापल्ली डेयरी में बिजली की खपत में 90% बचत करने में सहायता मिलेगी। पूरी तरह सौर बिजली से चलने वाली ये पहली डेयरी होगी। उन्होंने केंद्र सरकार की पहल के रूप में केरल के लिए 29 मोबाइल वेटेनरी इकाई आवंटित करने की घोषणा की। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, कोल्हापुर, सतारा, पुणे और नासिक के घाट क्षेत्रों में अगले 5 दिनों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य बचाव दलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की कुल 13 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि इस महीने की 8 तारीख को कोल्हापुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण में भी बाढ़ की स्थिति पैदा होने से पहले एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर के जिला प्रशासन से लोगों को संभावित बाढ़ की स्थिति की पूर्व सूचना देने को कहा है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश होने का अनुमान है। मुंबई में तेज वर्षा होगी। श्रीनगर और जम्मू में बारिश होने का अनुमान है और मुजफ्फराबाद में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में देखें तो गुवाहाटी, आइजॉल, शिलांग, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा और गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। पर्चे 19 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इंडोनेशिया के बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के विमान इंजन निर्माता सैफरन को मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भारत में विकास और निर्माण की संयुक्त परियोजनाओं के लिए आमंत्रित किया। कर्नाटक के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेन्द्र ने कहा, पुलिस उप निरीक्षक भर्ती घोटाले में सीआईडी ने निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से जांच की है। कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने श्री अमरनाथ तीर्थयात्रियों और सुरक्षा बलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रामबन जिले के लंबर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। नीदरलैंड में महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का दूसरे लीग मैच में चीन से मुकाबला जारी। बर्मिंघम में 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जॉनी बेयरस्टो और जो रूट के शतकीय पारी की बदौलत भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-2 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।